आज की मीटिंग, आज की चैट शुरू करने से पहले हम थोड़ा रिकैप जाते हैं। हमारा एक्चुअली जो प्रोग्राम शुरू है वो है इरिक वरी के द्वारा लिखी गई किताब गो प्रोफेशनल। तो इसमें जो 7 स्किल्स उन्होंने सिखाया है, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोफेशनल बनने के लिए जो 7 स्किल जरूरी होते हैं, उन 7 स्किल के बारे में हमने पिछले कुछ अध्याय में देखा है। आज हम अपना अध्याय 7 जो स्किल नंबर 4 सीखने जा रहे हैं, उससे पहले पहले स्किल में हमने सीखा था प्रोस्पेक्ट को ढूंढना, जिसमें हमने इसके बारे में जाना था कि लिस्ट बनाओ। हमें अपने प्रोस्पेक्ट की एक लिस्ट बनानी है। दूसरा उसमें हमने सीखा था 6 डिग्री सेपरेशन। किसी भी दुनिया के किसी भी कोने पे रहने वाले किसी भी इंसान से हम केवल 6 संपर्क दूर है। इसके बारे में भी हमने डिटेल में जानकारी ली थी। और तीसरा उसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था अपनी लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहे। रोजाना अपनी लिस्ट में 2 लोगों को ऐड करना है, इसके बारे में हमें ऑथर ने कहा था। ये हमने पहली स्किल में सीखा था। स्किल नंबर 2 जो इस बुक में हमें रिकमेंड किया, उसमें अपने उत्पाद और अवसर को समझाने के लिए प्रोस्पेक्टस को किस तरह से आमंत्रित करना है, इसके बारे में हमारी 2 नंबर की जो स्किल है उसमें कुछ नियम बताए थे। पहला नियम यह था कि परिणामों से खुद की भावनाओं को अलग करना। हमें खुद की भावनाओं को इससे नहीं जोड़ना है। अपने खुद के इमोशंस को बाजू में रख के हमें अपने उत्पाद के प्रति अपने प्रोस्पेक्ट को समझाना है। और हमारा प्राथमिक लक्ष्य यह होना चाहिए कि हमें लोगों को बस प्रोडक्ट के बारे में शिक्षित करना है, ना कि हमें खुद की इमोशंस को उसमें नहीं डालना है। हमें केवल प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करना है। और उसमें दूसरा था कि आप वही रहे जो है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब भी हम अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी को डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, तो उस दौरान हम अपने प्रोस्पेक्ट को इम्प्रेस करने के लिए हम खुद नहीं रहते, हम कुछ और ही बन जाते हैं। तो इसके बारे में भी ऑथर ने हमें कहा है कि आपको वही रहना है जो आप है। ओरिजिनल कैरेक्टर में रह के हमें अपने प्रोस्पेक्ट को अपने उत्पाद के बारे में समझाना है। और तीसरी चीज ये बताई थी कि जुनून लाए। तो जुनून अपने अंदर लाने के लिए कुछ टेक्निक्स ऑथर ने बताई थी कि हमें कुछ ऐसा संगीत सुनना चाहिए जो हमें प्रेरणा देता हो। हमें हमेशा अपना मुस्कुराते हुए रहना चाहिए, ताकि अपना जो भी प्रेजेंटेशन है उसमें एक तरह का जुनून दिखे। उसमें ऑथर ने हमें इसके बारे में भी बताया था कि उत्साह को थोड़ा कम करना है। अति उत्साह में नहीं जाना है, क्योंकि उत्साह संक्रामक होता है। तो इसलिए उत्साह को थोड़ा कम करके हमें अपने अंदर जुनून को लाना है। और उसके लिए कुछ संगीत वगैरह सुन के जो भी चीजें जिससे जिससे अपना जुनून बढ़ता हो, उसे हमने सुनना है। उसमें 4 नंबर का जो बताया था, मजबूत आसन मुद्रा में रहे। अपनी जो आसन मुद्रा है, अपना जो जो फीचर्स है अपने चेहरे का, उसे एक मजबूत कॉन्फिडेंट लेवल अपने चेहरे से जो भी हमें देखता है, तो उसे एक कॉन्फिडेंट इंसान की तरफ देख रहा है ऐसा लगना चाहिए। तो यह कुछ स्किल जो दूसरे स्किल में ऑथर ने हमें बताया। तो ये जो स्किल था, ये था निमंत्रण का। तो निमंत्रण के लिए कुछ 8 चरण ऑथर ने हमें बताए थे। उन 8 चरणों के बारे में भी हमने पिछली मीटिंग्स में नॉलेज लिया था। पहला था जल्दी में रहे। हमेशा हमें अपने प्रोस्पेक्ट को जल्दबाजी में दिखाना है, हमें जल्दी में रहना है, ताकि क्योंकि जो अपने समय की कदर करता है उससे लोग गंभीरता से लेते हैं। हमें ऐसा नहीं कि वो मेरे पास बहुत सारा टाइम है, आप कभी भी हमें टाइम दो, ऐसा नहीं करना है। हमें अपने प्रोस्पेक्ट को बोलना है कि मेरे पास टाइम कम है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पर आया हूँ। दूसरा है प्रोस्पेक्ट को प्रोत्साहित करे। प्रोत्साहित करे, उसकी प्रशंसा करनी है। जो भी उसके अंदर प्रोस्पेक्ट के अंदर जो भी सही चीज हमें लगती है, उसकी हमें प्रशंसा करनी है। और तीसरा है आमंत्रण करे। हमें इनवाइट करना है उसे अपने उत्पाद और अपने अवसर, यानी अपना प्रोडक्ट जो होता है, जो भी अपना बिजनेस प्लान होता है, उसे समझाने के लिए हमें उन्हें अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना होता है। तो
वो इनविटेशन जो आमंत्रण जिसे कहते हैं हम, तो इनविटेशन के भी 3 पार्ट हमने इसमें ऑथर ने जो बताए थे उसके बारे में भी डिस्कस किया था। कि पहला था डायरेक्ट अप्रोच, उसमें भी कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टस और वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टस के बारे में भी हमने डिटेल में जानकारी ली थी। तो डायरेक्ट अप्रोच, दूसरा था इनडायरेक्ट अप्रोच और तीसरा था सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। तो इन तीनों अप्रोचेस को हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लिया था। और चौथा चरण था अगर मैं क्या आप, यानी अगर मैं आपको ये सीडी दूं तो क्या आप उसे देखेंगे, अगर मैं आपको यूट्यूब पे कुछ वीडियो लिंक्स भेजूं तो क्या आप उसे देखेंगे। तो ये भी एक चरण होता है निमंत्रण का। और उसके बाद पांचवा था समय का प्रतिबद्ध करें, समय की प्रतिबद्धता, समय के बारे में कि आप इसे कब देखोगे, जो मटेरियल मैं आपको भेज रहा हूँ यूट्यूब के द्वारा, सोशल मीडिया के थ्रू जो मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ, तो उसे आप कब देखोगे, इसके बारे में समय की प्रतिबद्धता प्राप्त करें। उसके बारे में पुष्टि करें कि अगर मैं आपको, अगर प्रोस्पेक्ट ने कहा है कि मैं उसे बुधवार को देखूंगा, तो हमें उसे कहना है कि अगर मैंने गुरुवार को आपको कॉल करूं तो क्या आप वो देख चुके होंगे। तो इस तरीके से हमने सब इस बुक में जो ऑथर ने दिया है। और 7 नंबर का था अगली कॉल निश्चित करें। अपनी जो ऑथर के साथ जो चर्चा होती है कि मैंने मटेरियल आपको भेजा, तो मैं आपको कब कॉल कर सकता हूँ इसके बारे में डिस्कस करने के लिए, तो ये टाइम हमें प्रोस्पेक्ट बताएगा। और उसके बाद 8वां चरण था कॉल बंद कर दे। जल्दबाजी में रहे जो पहला चरण था उससे रिलेटेड ये चरण है कि जल्दी से कॉल बंद करना है। कॉल पे हमें पूरी जानकारी डिटेल सब बताते रहना नहीं है। तो यह अपने स्किल 2 के अंदर ऑथर ने हमें इस तरीके से निमंत्रण किस तरह से देना है, अपने प्रोस्पेक्टस को कैसे आमंत्रित करना है, इसके बारे में हमने डिटेल जानकारी ली थी। उसके बाद पिछले सैटरडे हमारा स्किल 3 पे डिस्कशन हुआ, जिसमें प्रोस्पेक्ट के सामने अपने उत्पाद या अवसर का प्रदर्शन करना, यानी डेमोन्स्ट्रेशन। आमंत्रण तो हमने दिया है, तो प्रोस्पेक्ट को अपने उत्पाद का और अपने अवसर का, यानी अपने बिजनेस और अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना। तो इसमें ऑथर ने ऐसा भी कहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या काम करता है ये मायने नहीं रखता, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डुप्लीकेट होता है ये मायने रखता है। तो डुप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर ऑथर ने हमें बताया था। और उसके लिए ऑथर ने हमें अपनी खुद की कहानी बनाने के लिए सजेस्ट किया था। अपनी कहानी जितनी पावरफुल होंगी उतनी गंभीरता से प्रोस्पेक्ट आपको सुनेगा। तो अपनी कहानी भी किस तरह से हमें बनानी है इसके बारे में भी ऑथर ने कुछ उसमें टेक्निक्स हमें बताई थी, जो हमने पिछले चैट में हमने डिस्कस किया। अब आज की चैट में हम अध्याय 7वां जो स्किल है प्रोस्पेक्टस के साथ फॉलोअप करना, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके, प्रोस्पेक्टस के साथ फॉलोअप करना नेटवर्क मार्केटिंग में भाग्य फॉलोअप पर है। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो होता है वो फॉलोअप होता है। और ऑथर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि यह सच है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग बिल्कुल फॉलोअप नहीं करते। यदि आप इस स्किल में मास्टर होना चाहते हैं तब आपको कुछ महत्वपूर्ण धारणाओं को समझने की जरूरत है। अगर प्रोस्पेक्टस को फॉलोअप कैसे करना है यह अगर हमें समझना है, तो कुछ महत्वपूर्ण धारणाएं हमें ऑथर ने यहाँ पे बताई है। पहला है फॉलोअप, मतलब आप वो कर रहे हैं जो आपने कहा था कि आप करोगे। नंबर 2, एक मीटिंग रखने का एकमात्र कारण अगली मीटिंग के लिए प्रोस्पेक्ट को पक्का करना। तीसरा है प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराने में औसतन 4 से 6 मीटिंग लगते हैं। पहली ही मीटिंग में प्रोस्पेक्टस को ज्वाइन कराने की जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। और चौथा है बेहतर परिणामों के लिए मीटिंग का आयोजन करें। जब तक कि प्रोस्पेक्टस शिक्षित नहीं होता पूरी तरह से अपने उत्पाद और अपने अवसर के बारे में, तब तक के हमें
मीटिंग का आयोजन करते रहना है। तो यहाँ पर हम पहला चरण के बारे में, पहली धारणा जो हमें ऑथर ने बताई है उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। फॉलोअप मतलब आप वो कर रहे हैं जो आपने कहा था कि आप करेंगे। जैसा दूसरे चरण में, आमंत्रण के चरण में हमने एक स्किल सीखा था कि समय की पुष्टि करें और कॉल निश्चित करें। तो हमें ऑलरेडी हमने प्रोस्पेक्टस के साथ अपनी कॉल निश्चित की हुई होती है कि अगर मैं आपको गुरुवार को फोन करूं तो क्या आपने बुधवार को वो सब चीजें देख चुके होंगे। तो हमें याद से हमें उनको गुरुवार को फोन करना है, क्योंकि फॉलोअप मतलब आप वो कर रहे हैं जो आपने कहा था, जो कमिटमेंट हमने दिया था अपने प्रोस्पेक्ट को, उसे हमें फॉलो करना है। यदि आपने कहा था कि आप किसी निश्चित समय पर कॉल करेंगे तो आप करें। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन ऐसे लोगों से भरा हुआ है जहां लोग 1 मिनट में उत्साहित हो जाते हैं और अगले चरण करने से गायब हो जाते हैं। अपना व्यापार इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर के अनुसार चलाए। जो आपने करने को कहा है वह करने वाले व्यक्ति बने, लोग इसका सम्मान करते हैं। हमें अपने वचन के प्रति कमिटमेंट हमें करनी है। जो हमने करने के लिए कहा था उसे हमें करना है। और नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने से पहले ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऑथर शामिल होने से पहले वो रियल एस्टेट में काम किया करते थे और मेरे पिता और उनके साथी ने कंपनी की शुरुआत की थी। मैं एक दिन ऑफिस में था और एक व्यक्ति जिनका नाम चेक एकॉक, जो मेरे पिता के साथ 10 बजे की मीटिंग के लिए आए थे। ऑथर के पिताजी ने उन्हें 10 बजे का टाइम दिया था मीटिंग के लिए, एकॉक को। उस समय 9:55 बजे थे और मेरे पिता अभी तक ऑफिस में नहीं थे। मैंने चक से बात की और कहा कि मुझे यकीन है कि मेरे पिता जल्द ही आते होंगे। ठीक 10 बजे चक उठे और कहा कि अभी 10 बज रहे हैं और आपके पिता यहाँ नहीं है। अगर वो मीटिंग फिर से रखना चाहते हैं तो मुझे कॉल करें। यहाँ पर ऑथर बोलते कि मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि वह मीटिंग के समय के सिर्फ 30 सेकंड के बाद जाने के लिए इतना रास्ता तय करके ऑफिस आए थे। 10 बजे बजने के बाद वो चक उठे और उन्होंने कहा, और ऑथर ने उनसे ये भी कहा कि मिस्टर चक, मुझे यकीन है कि वह किसी भी मिनट यहाँ होंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं है। और फिर उन्होंने जो कहा मैं कभी नहीं भूला। उन्होंने क्या कहा ऑथर से कि बेटा, आप या तो जल्दी आए या देर से, पर वह लेट है और मेरा समय कीमती है। अगर वह मीटिंग फिर रखना चाहते हैं तो मुझे कॉल करें। और वह चले गए। और इसी उम्मीद में जब ऑथर के पिता 10:10 पर ऑफिस आए, तो जब ऑथर ने उन्हें ये सब चीज बताई कि क्या हुआ और किस तरीके से हुआ, तो उसके बाद ऑथर के पिताजी भी कभी भी किसी भी मीटिंग को लेट नहीं हुए। इस कहानी से सबक ये मिलता है कि लोग उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो वह कहता है और जो वह करने को करता है। लोग उस व्यक्ति का भी सम्मान करते हैं जो अपने समय की कदर करता है। यदि आपने कहा था कि उस निर्धारित समय पर निर्धारित तरीके से आप फॉलोअप करेंगे, तब आप करें और या करने का दूसरा समय पक्का करें। तो इस कहानी के पीछे ऑथर ने यही सीख दी है कि हमने जो भी कमिटमेंट किया है टाइम के बारे में, उसे हमें पूरी तरह से फॉलो करना है। दूसरी धारणा, दूसरा चरण, एक मीटिंग रखने का एकमात्र कारण अगले मीटिंग को पक्का करना। जब ऑथर बोलते कि जब मैंने शुरुआत की थी, मैं हर प्रदर्शन को यह कहकर समाप्त करता था कि क्या आप क्या सोचते हैं। किसी ने मुझे नहीं बताया कि मैं जो कर रहा हूं वह सबसे खराब चीजों में से है। यह एक सामान्य बात कहने के समान थी, पर उसके परिणाम बहुत ही बुरे थे। मैंने अपने शुरू के सलाहकारों में से एक से मदद करने को कहा और उन्होंने कहा कि एरिक, एक प्रदर्शन होने का एकमात्र कारण अगले प्रदर्शन को पक्का करना होगा।
इससे मेरे दिमाग को खोल दिया। और ऑथर बोलते कि मैं सोचता था कि प्रदर्शन को रखने का कारण सिर्फ उस व्यक्ति को ज्वाइन कराना था, किसी की ज्वाइन करानी है, इसके लिए ही हमने मीटिंग रखी है। केवल इस एकमात्र कारण को नजर में रखते हुए ऑथर उनसे कन्वर्सेशन करते थे। और उन्होंने मुझे बताया कि यदि तुम हर प्रदर्शन को अगला प्रदर्शन पक्का करने के साथ पूरा करोगे, तब प्रोस्पेक्ट अवसर के बारे में शिक्षित हो जाएगा और वह एक सूचित निर्णय लेगा। फिर ऑथर के दिमाग में लक्ष्य बदलता गया और प्रोस्पेक्टस को ज्वाइन कराने की जल्दबाजी को ऑथर ने छोड़ दिया। और अब प्रदर्शन के साथ दूसरा प्रदर्शन, यानी पहली मीटिंग जब होती है तो उस मीटिंग का एंड जो होता है वो दूसरी मीटिंग की अपॉइंटमेंट होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपका प्रोस्पेक्टस अपने उत्पाद या अवसर के बारे में पूरी तरह से शिक्षित नहीं होता, तब तक वो कोई भी डिसीजन पर नहीं पहुंच सकता। क्योंकि ऑथर यहाँ पर बोलते हैं कि हमने पहले बात की कैसे प्रोस्पेक्टस को अपने अवसर को दिखाने के लिए प्रोफेशनली आमंत्रित करें, इसके बारे में तो हमने सुना। इस प्रक्रिया के अंत में हम कई चरणों के माध्यम से अगले प्रदर्शन को पक्का करते हैं, जिसका अर्थ है फॉलोअप कॉल। जी, जो फॉलोअप कॉल जो है वो आपका अगली अपॉइंटमेंट होता है। जब आप प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि क्या आपने दिए हुए टूल्स को देखा। जो भी हम टूल्स उन्हें भेजते हैं, व्हाट्सएप पे लिंक भेजते हैं, यूट्यूब के वीडियोस भेजते हैं, तो हम जब उनसे पूछते हैं तो वे कहते हैं नहीं, मैंने नहीं किया। या वो ऐसा भी कह सकते हैं कि हाँ, मैंने किया था, आइए देखें कि आप दोनों मामले में अगले प्रदर्शन को कैसे पक्का करते हैं। अगर इस दो टाइप में अगर आपको आंसर आए अपने प्रोस्पेक्ट के, कि हमने उनको पूछा कि क्या मैंने जो मटेरियल आपको भेजा था, जो टूल्स आपको भेजे थे, क्या आपने देखे, तो उन्होंने अगर कहा कि नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं देखे, तो यह वही नहीं जानते। यदि वह नहीं बोलते हमें, तो उनके पास टूल्स को देखने का मौका नहीं था। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि आप उनकी इस कमी के कारण अपनी नाराजगी नहीं दिखाएंगे। हमें अपनी नाराजगी नहीं दिखाना है। यह अजीब लगता है सुनने में, लेकिन ज्यादातर लोग अपने प्रोस्पेक्ट पर कूद पड़ते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुमने कहा था कि मैं पक्का देख लूंगा, और ये चीजें आपके अच्छे संबंधों को खराब कर देती है। इससे आपको कुछ भी मदद नहीं मिलती। लेकिन यहीं पर इसी सिचुएशन में ऑथर ने हमें जवाब देने का एक बेहतर तरीका बताया। ऑथर बोलते हैं कि हमें यह तरीका बताया कि ठीक है, मैं समझता हूं कि कभी कभी जीवन व्यस्त हो जाता है। आपको क्या लगता है कि आप यह निश्चित रूप से कब तक करेंगे? ठीक है, आपकी व्यस्तता के वजह से आप शायद जो भी मटेरियल मैंने भेजा था उसे नहीं देख पाए, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप निश्चित रूप से इसे कब तक देखेंगे? इस तरीके से अगर हम कन्वर्सेशन करते हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि निश्चित रूप से। मैंने दशकों से अपने फॉलोअप स्थिति में यह तरीका उपयोग किया है और मैं करता हूं क्योंकि यह काम करता है। किसी भी स्थिति में आप कोई भी भाषा का उपयोग करके अगला समय पक्का कर सकते हैं। जब आप समय पक्का कर ले, उसमें अपनी अगली कॉल का दिन और समय भी शामिल करें। क्योंकि हमें इस तरीके से अगर प्रोस्पेक्ट ने कहा कि ठीक है मैं देख लूंगा, तो कब तक देखेंगे, किस तारीख को देखेंगे? तो इस तरीके से हमें अगली मीटिंग का समय और स्थिति हमें निर्धारित करनी है, और निर्धारित समय पर ही हमें उन्हें कॉल करना है। अगर वो अपने टूल्स को नहीं देख पाते, तब भी हमें नाराज नहीं होना है। अपनी ऊपर दी गई जो अभी जो प्रतिक्रिया बताई, उस तरीके से हमें कन्वर्सेशन करना है। सबसे बेहतर फॉलोअप का सवाल जो ऑथर हमेशा उपयोग करते हैं, वो है कि जब भी हम जनरली हम क्या करते हैं, हम जब डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, या फिर हम प्रोडक्ट के बारे में सब उन्हें इंफॉर्मेशन देते हैं, तो हम यह सवाल जनरली पूछते हैं कि आप क्या सोचते हैं, हमारे उत्पाद के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो इसमें क्या होता है कि अपने प्रोस्पेक्ट के दिमाग में आपत्तियों भरा जो है सवाल पैदा हो जाते हैं। तो उससे बेहतर ऑथर ने हमें यहाँ पर एक फॉलोअप कॉल जो बताया, जो ऑथर उपयोग करते हैं,
वो है कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। हम अपने प्रोडक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें देते हैं, तो हमें पहला सवाल उनसे यही करना है कि ये सब जो मैंने बताया, इसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा। यह सवाल आपको एक सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिविटी आ जाती है और आपको प्रोस्पेक्टस की पसंद जानने का एक सुराग मिल जाता है। अगर वो कहते हैं कि उत्पाद, तब आपका अगला प्रदर्शन उत्पाद से संबंधित होना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि इसमें मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो आपका अगला सवाल प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। या फिर अगर वो बोलते हैं कि मुझे आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आपका जो अगला सवाल है वो अपने बिजनेस प्लान के रिलेटेड होना चाहिए। जो अपना अवसर हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके रिलेटेड हमारा अगला सवाल होना चाहिए। और एक बड़ा सवाल 1 से 10 के पैमाने पर पूछने के लिए, पर 0 रुचि और 10 शुरू, यानी अभी आप कहां पर है, 1 से 10 सवाल उनके दिमाग में चलते रहते हैं और उन सवालों को हमें पॉजिटिव करते करते लेना है। कम से कम 6 से 8 पॉजिटिव आंसर्स हमें उनसे लेने हैं। यदि आप बहुत सकारात्मक है और संख्या काफी अधिक है, पॉजिटिव आंसर्स की संख्या काफी अधिक है, तब आप सीधे ज्वाइनिंग पर आ सकते हैं। अगर उनके नंबर अब भी कम है, अगर फिर भी वो कुछ सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ आंसर्स उनके ना है, तो आप झट से अगली मीटिंग की कॉल की तैयारी करना है, अगली मीटिंग निश्चित करना है। और वो उत्पाद उपयोग करना चाहते हैं एक्चुअली, इसलिए आप उनसे मदद करें और फॉलोअप का दिन और समय निर्धारित करें, उनका अनुभव पता करें। वह मार्केट प्लान को समझना चाहते हैं, इसलिए आप उन्हें घर के लिए कुछ टूल्स, जो मार्केट प्लान के लिए अपने पास जो भी टूल्स है, वो टूल्स उन्हें दें, क्योंकि हर प्रोस्पेक्टस को खुद का डिसीजन हर एक जन नहीं लेता। वो अपने घर जाके जो एक्सपर्ट है, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करता हो, अपनी बीवी के साथ डिस्कस करता हो, अपने भाई के साथ, अपने पिता के साथ, अपने नेबर के साथ, या फिर अपने किसी मेंटर के साथ वो डिस्कस करता हो। तो इसके लिए हमें उन्हें कुछ मटेरियल हमें देना चाहिए और अगले मीटिंग की जो टाइम है वो हमें फिक्स करना है। नंबर 3, तीसरा स्किल इसमें है, प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराने के औसतन 4 से 6 प्रदर्शन लगते हैं। अब ये जो 2 नंबर का जो स्किल था, उसमें ऑथर ये भी बोलते कि शुरुआत में ऑथर के साथ ऐसा ही हुआ था कि किसी ने डेमो दिखाने के लिए मौका देखता था ऑथर, और जब भी अवसर देता था तब मैं पूछता था कि क्या आप क्या सोचते हैं। और इससे क्या होता है कि लोगों के उलझन में पड़ जाते हैं और उनके आंसर जनरली ऐसे रहते हैं कि मैं आपको बता दूंगा, मैं आपके पास वापस आता हूँ, मुझे इसके बारे में और सोचने की जरूरत है। और ये सब सवाल अपने प्रोस्पेक्ट को परेशान करते हैं। तो इसीलिए हमें उनसे यही सवाल करना है कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। तीसरा जो धारणा है, प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराने के औसतन 4 से 6 मीटिंग हमें करने हैं। जब लोग यह नहीं समझते कि एक प्रदर्शन का एकमात्र कारण अगले प्रदर्शन को, यानी एक मीटिंग का एकमात्र कारण अगली मीटिंग को फिक्स करना है, तब प्रोस्पेक्ट खुद पर अधिक दबाव डालते हैं। कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे तो क्या हुआ, अगले है, एक सोच है। एमएलएम के इस कल्चर में लोग एक व्यक्ति पर एक बार हथौड़ा मारते हैं और अगर वह तुरंत ज्वाइन नहीं होते तो वह आगे बढ़ जाते हैं और कभी उसको फॉलो अप नहीं करते। कई मामलों में वह अपने खराब रवैये से प्रोस्पेक्टस के साथ संबंधों को हानि पहुंचाने वाले कदम उठाते हैं। यहाँ पर ऑथर कहते हैं, एमएलएम के बारे में ऑथर ने हमें एक एग्जांपल दिया। एक्चुअली हम इनर्जिक में जो काम करते हैं, इनर्जिक कैंगन वाटर का प्रोडक्ट हम उत्पाद लोगों को प्रमोट करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट एक्चुअली एमएलएम में नहीं है, हम डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने वाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वीडियो भी आप सबको भेजा है, उसे भी आप एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जरूरत आज के दौर में
हर कंट्री को किस तरीके से है, इसमें पूरे एरिक वेरी, रॉबर्ट कियोसाकी, इन सब ने बड़े बड़े नेटवर्कर जो है इन सब ने मिलके एक वीडियो बनाई है और जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बारीकी से प्रमोट करती है। तो इसके बारे में आपको देखना है, क्योंकि एमएलएम का यहाँ पर मेंशन आया, इसीलिए मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ। तो एमएलएम में क्या होता है कि लोग एक बार पूछते हैं, पहले इसमें डायरेक्ट अप्रोच कर देते और वो प्रोस्पेक्टस ना बोलता है तो उसे छोड़ देते, फिर अगले और बढ़ते। तो यहाँ पर ऑथर हमें यही समझाते कि हमें ऐसा करना नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल समझते हैं कि एक प्रोस्पेक्ट को इसमें शामिल होने के लिए औसतन 4 से 6 प्रदर्शन लगते हैं। हम अपना खुद का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मुझे जब विठ्ठल दोरकर सर ने पहली बार इनेजिक केंगन वाटर के उत्पाद के प्रति आमंत्रित किया था, उसके बारे में नॉलेज दिया था, उसके बारे में डेमो दिया था, तो मैं दूसरे दिन ज्वाइन नहीं हुआ और उन्होंने भी मुझे दूसरे दिन ज्वाइन होने के लिए नहीं कहा। उन्होंने मुझे कुछ इवेंट्स में आमंत्रित किया, मैं दिल्ली गया इनेजिक के एनिवर्सरी में, फिर मैं मुंबई गया एरिक वेरी सर का ये गोप्रो का सेशन करने के लिए, उसके बाद मैं नागपुर गया सुदेश मलिक सर का, फिर एक बार मुंबई गया। हर इवेंट में वो मुझे आमंत्रित करते गए और मेरा नॉलेज इस उत्पाद के प्रति, इनेजिक के प्रति मेरा नॉलेज बढ़ता गया और मेरी क्यूरियोसिटी और मेरा खुद का डिसीजन हुआ। और उसके बाद 8 अगस्त 2020 को मैंने मेरी बड़ी लड़की के बर्थडे के दिन इस मशीन का इंस्टॉलेशन मेरे घर पे किया। तो कुछ इस तरीके से काम डायरेक्ट सेलिंग में होता है। तो यहाँ पर ऑथर वही कहते हैं कि औसतन 4 से 6 मीटिंग आपको तय करनी है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, सो दैट कि वो आपके प्रोडक्ट को अच्छे से समझ सके। कोई तो भी अनम्यूट था। और ऑथर ये भी कहते हैं कि एक प्रदर्शन में किसी भी प्रोस्पेक्ट को शिक्षित करना मुश्किल होता है। एक ही मीटिंग में हम प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानकारी नहीं दे सकते, उसके लिए हमें बार बार मीटिंग करनी होती है, कम से कम 4 से 6 बार। जब हम मीटिंग करते हैं तो हर बार जो डिस्कशन होता है तो प्रोडक्ट के बारे में उनका जो व्यू होता है, उनका नॉलेज बढ़ता है और प्रोडक्ट के बारे में उनके पूरे नोशंस क्लियर हो जाते हैं, प्रोडक्ट हो या अपने कंपनी का प्लान हो। उसके बाद चौथा चरण हमें ऑथर ने बताया कि बेहतर परिणामों के लिए प्रदर्शन का आयोजन करें। प्रदर्शन बोले तो मीटिंग्स का हमें बार बार आयोजन इसलिए करना है क्योंकि कई प्रोस्पेक्टर्स 2 या 4 मीटिंग के बाद भी उनका व्यू क्लियर नहीं होता है, तो हमें फिर से उन्हें बोलना है। पोजर्स जो होते हैं, पोजर्स और एमेचर्स के बारे में भी हमने अब हम ज्यादा वापस नहीं जा सकते। तो पोजर्स किसी प्रोस्पेक्ट को कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, एमेचर किसी को समय समय पर प्रदर्शन के माध्यम से प्रोस्पेक्ट करते हैं, और प्रोफेशनल जो होते हैं वो प्रदर्शन को कम से कम समय में संभव बनाते हैं। लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं। अब यहाँ पर ऑथर ने हमें लोगों की मेंटेलिटी बताई कि लोग क्या होते हैं, हमेशा व्यस्त रहते हैं, और जब आप उन्हें कुछ नया दिखाने के लिए जा रहे हैं, उनकी रुचि बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि जितना मुश्किल हो सके प्रदर्शन को करीब में रखें। यानी आज हमने किसी प्रोस्पेक्ट के साथ मीटिंग किया और 2 महीने बाद हम दूसरी मीटिंग रख रहे हैं, तो ये इसमें एवरी पॉसिबिलिटी बनती है कि वो प्रोस्पेक्टस की रुचि अपने उत्पाद के प्रति खत्म हो जाती है। तो इतना लंबा समय हमें नहीं लेना है। हमें जो भी 4, 5, 6 मीटिंग होती है उसे 1 या 2 वीक के अंदर हमें उन्हें उस अवधि 1 या 2 वीक की अवधि में हमें सब मीटिंग्स हमें कंडक्ट करनी है, ताकि अपने प्रोस्पेक्ट की रुचि जो है अपने उत्पाद के प्रति जो हम बताते हैं, जब पहली बार हम उसे बताते हैं तो वो इंटरेस्ट आ जाता है उन्हें, लेकिन जब हम गैप देते हैं लंबा तो लोग व्यस्त रहते हैं, उन्हें ढेर सारे काम रहते हैं, तो उसमें ये इसकी रुचि उनकी कम हो जाती है। तो ऑथर का यही कहना है कि मुमकिन हो सके तो प्रदर्शन को करीब में रखे, हर मीटिंग को दूसरी मीटिंग और पहली मीटिंग के बीच का अंतर कम रखे। यहाँ पर ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि आप
धीरे अगर चलते हैं तो आप उनकी शुरुआत में एक वीडियो देखने के शुरुआत में हमने किसी को एक वीडियो देखने के लिए भेजा यूट्यूब पे, फिर कुछ हफ्ते बाद उन्हें एक कॉन्फ्रेंस कॉल सुनने को दिया, फिर 1 महीने बाद उन्हें एक वेबिनार में बुलाया और फिर 1 या 2 महीने बाद आप उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर के कॉल में आमंत्रित किया। यह जो प्रक्रिया है यह धीमी प्रक्रिया है, क्योंकि प्रत्येक प्रदर्शन के बीच में वो अपने जीवन में विचलित हो जाते हैं, क्योंकि हर एक की रोजमर्रा की जिंदगी में उनके कुछ समस्याएं होती है, उनके अपने कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ प्रायोरिटीज होती है। तो ये जो गैप हम देते हैं, तो इस गैप के दौरान प्रॉस्पेक्ट की प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। अपने प्रोडक्ट के प्रति जो रुचि उनके मन में निर्माण हुई थी, वो रुचि खत्म हो जाती है। और दूसरी ओर ऑथर बोलते कि यदि आप उन्हें वीडियो देखने को देते हैं, फिर कॉन्फ्रेंस कॉल में शामिल करते हैं दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन उत्पाद का उपयोग कराते हैं, उत्पाद के बारे में हम उन्हें जानकारी देते हैं, चौथे पांचवें दिन वेबिनार पर बुलाते हैं, फिर लाइव मीटिंग में हम शामिल करते हैं, जूम मीटिंग में। यह सब 1 हफ्ते में अगर आप करते हो तो आप वास्तव में उन्हें इस बारे में सोचने का अवसर देते हो, क्योंकि ये पूरे वीक के दौरान वो ऑथर अपने प्रोडक्ट के बारे में ही सोचता है और यह अवसर हम उन्हें दे रहे हैं। और इससे उनका जीवन कैसे बदल सकता है, यह वो इन 7 दिनों में जो अपना प्रोस्पेक्ट होता है वह सोचता है। अब यहाँ पर अभी हम में से बहुत से लोग हैं, डॉक्टर राजेश वानखड़े सर है, ज्योति कुमकर मैडम है, सुपेश कुमकर सर है, सुशील पिसे सर है, भागवत माली सर है, वंदना पिसे मैडम है, अविनाश बाटे सर है, जो फील्ड में आके इनेजिक के डेमोस देते हैं, प्लान देते हैं। तो हर बार हमें कुछ सवाल और आपत्तियों का सामना करना होता है। ज्वाइन कराने की प्रक्रिया के हर चरण के बीच आपको सवाल और आपत्तियां मिलेंगी और यह स्वाभाविक है कि ज्यादातर समय प्रोस्पेक्ट खुद को बुद्धिमान दिखाने की कोशिश करेगा। बहुत बार क्या होता है कि वो आपसे ज्यादा नॉलेज प्रोस्पेक्ट को है ये दिखाने की, ये जताने की कोशिश करते हैं। ये ह्यूमन मेंटालिटी का सवाल है, वह इसे आसान बनाना नहीं चाहेगा, इसलिए खुद को बेहतर महसूस करने के लिए वह आप पर आपत्तियों भरा सवाल फेंकेगा। कुछ ऐसा सवाल प्रोस्पेक्ट करेगा जिसका जवाब देने में आप यकीनन हिचकिचाएंगे, ऐसा उसे लगता है। आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं यह महत्वपूर्ण है। यदि आप रक्षात्मक कार्य करते हैं तब आप उनके दिमाग में संदेह के बीज बोएंगे। यदि हम डिफेंस मोड में आते हैं तो वहां पर प्रोस्पेक्टस के दिमाग में डाउट आ जाता है। यदि आप आक्रामक कार्य करते हैं, अगर हम अग्रेसिव होते हैं, तब आप ऑटोमेटिकली वो प्रोस्पेक्टस आपसे दूर चला जाएगा। और याद रखें, हमारा लक्ष्य शिक्षा देना और समझाना है। हमें क्या करना है, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में हमें उन्हें शिक्षित करना है और समझाना है अपने प्लान के बारे में। कोई बहस नहीं करनी हमें। कोई प्रोस्पेक्टस डिबेटिंग नेचर का होता है, वो हमसे डिबेट करना चाहता है, क्योंकि हो सकता है शायद उसका नॉलेज इसके बारे में, सपोज हम इनेजिक प्रमोट कर रहे हैं तो कोई किसी को पानी के बारे में ज्यादा नॉलेज है, तो वो हमसे डिबेटिंग नेचर का अगर वो प्रोस्पेक्ट है तो हमसे डिबेट करना चाहता है, तो हमें उनसे डिबेट नहीं करनी है। हमें बस उन्हें प्रोडक्ट के प्रति शिक्षित करना है। तो इसके लिए हमारे पास ढेर सारे टूल्स है, जो ऑथर ने हमें पहले ही बताया कि हमें टूल्स उन्हें भेजने हैं। सब वीडियोस, डॉक्टर्स के ओपिनियंस क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, ये सब उन्हें दिखाना है ताकि वो खुद शिक्षित हो जाए प्रोडक्ट के बारे में। और जब कोई नकारात्मक सवाल उठाता है या वह कोई आपत्ति अपने सामने रखता है, तो वह वास्तव में आपको अंधे स्थानों को पहचानने में मदद कर रहा है। हमारे जो भी ब्लैक होल्स है, जो भी लूप होल्स है हमारे, उसे समझाने के लिए वो एक्चुअली हमें मदद कर रहा है। और यह जानना बहुत उपयोगी है कि वह क्या है, ताकि आप उन्हें खत्म करने में अपने प्रोस्पेक्ट की सहायता कर सके। तो यह उल्टा हमें एक अपॉर्चुनिटी है। ऑथर बोलते हैं कि मैंने देखा कि आपत्तियां 2 श्रेणी में से एक में आती है। पहला यह है कि प्रोस्पेक्ट को अपनी क्षमता पर सीमित विश्वास, वह यकीन नहीं कर पाते कि वह सफल हो सकते हैं। बहुत बार
प्रॉस्पेक्ट को खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रहता और उन्हें यकीन नहीं रहता कि वो इसमें सक्सेस हो पाएंगे। और दूसरा यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग पर सीमित विश्वास। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग पर डाउट। वो यकीन नहीं कर पाते कि नेटवर्क मार्केटिंग उनके जीवन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। हर एक का अपने जीवन का एक लक्ष्य होता है, एक एम होता है, और उसे हासिल करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग काफी नहीं है, ये उससे नहीं हो सकता, ये उनका एक कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो यहाँ पर ऑथर हमें बोलते हैं कि मैं आपको आपत्तियों को दूर करने के लिए कुछ रणनीति देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप धारणा को याद रखें। हमें हर बार ऑथर ने शुरुआत से कहा है कि हमें धारणाओं पर काम करना है, हमें अपनी धारणाओं को याद रखना है और ज्यादा समय इस विचार करें, धारणाओं के बारे में हमें सोचना है, क्योंकि रणनीति आती है और जाती है पर धारणाएं जो है वो कायम रहती है। 2 श्रेणियों के लिए सबसे अच्छी धारणा में एक है सहानुभूति, सिंपैथी। आप लोगों से कैसे संबंधित है और लोगों से संबंधित होने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें बताएं कि आप भी वैसे ही है जैसे मैं था। आपको भी यही संदेह थे, जब कोई डाउट आपके सामने खड़ा करता है तो हमें उन्हें बोलना कि मुझे भी ऐसे ही डाउट थे, जो डाउट अभी आपके सामने है, जो डाउट आपने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, मुझे भी यही डर था जो डर आपको लगता है, लेकिन मैंने इन डर पर काबू पा लिया। आप माने या ना माने, प्रोस्पेक्टस के सवाल और आपत्तियों पर काबू पाने में आपकी कहानी किसी भी चीज से बेहतर काम करेगी। इसीलिए ऑथर ने पहले चैप्टर में हमें बताया, तीसरे स्किल में, कि हमें अपनी खुद की कहानी बनानी है, सक्सेस स्टोरी हमें बनानी है, और वो भी सच्चाई से बनानी है। हमें कुछ ऐसा झूठ मूठ का उसमें एडिशन करके कुछ स्टोरी बनानी नहीं है। जो सही घटना जिससे हमारी जीवन को एक टर्निंग पॉइंट मिला, वो किस वजह से मिला, नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के बाद हमने क्या पाया, अपनी पहली जिंदगी क्या थी और आज की जिंदगी क्या है, और आज यहाँ खड़े होकर हम फ्यूचर को कैसे देखते हैं। तो ये सब चीजों के बारे में हमें अपनी कहानी बनानी है और इस कहानी को अपने प्रोस्पेक्ट को सुनाना है जब भी वो डाउट करता है। एक पुरानी व्यक्ति जिसे कहते हैं कि फील फ्लैट फाउंड, यह धारणा सहानुभूति के साथ काम करती है, क्योंकि बहुत बार प्रोस्पेक्ट क्या होता है, एक आपत्ति भरा सवाल करता है, तो हमें उसे कहना है कि मैं जानता हूं कि आप कैसा महसूस कर रहा है, मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था, लेकिन मुझे जो यहाँ मिला है वह मैंने अलग अलग बिजनेस ट्राई किए, लेकिन वहां पर मुझे कुछ नहीं मिला जो मुझे यहाँ पर मिला है। हम अपनी स्टोरी उन्हें ऐड करके यहाँ पर बता सकते, और आप इसे अपनी कहानी और प्रोस्पेक्ट के आधार पर बदल सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोस्पेक्टस अपनी क्षमताओं पर कम विश्वास होता है, प्रोस्पेक्टस को खुद को उनकी उसकी क्षमताओं पर विश्वास नहीं होता है, तो उनके कुछ आंसर्स इस तरह के होते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, यह मेरे लिए नहीं है, मैं सेल्समैन नहीं हूं, मैं किसी को नहीं जानता, या फिर वो बोलता है कि मेरी उम्र बहुत हो गई है, या फिर मैं बहुत छोटा हूं, मेरे पास कोई अनुभव नहीं है। तो कुछ लोग कुछ अलग ही दृष्टिकोण सिखाते हैं, जहां आप खुद को स्मार्ट दिखाएंगे और प्रोस्पेक्टस बेवकूफ लगेंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जब हमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें कैसे कन्वर्सेशन करना है कि आपने कहा आपके पास पैसे नहीं है, क्या आपके पास बिल है, क्या आपके पास मोबाइल फोन है, क्या कभी आप खाने के लिए बाहर नहीं जाते, आपके पास बहुत पैसा है, चलो जागो। इस तरीके से हम अगर बात करते हैं तो प्रोस्पेक्टस बिगड़ जाता है, हमारे संबंध उनसे दूर हो जाते हैं। तो ऐसे हमें बात नहीं करनी है। अगर प्रोस्पेक्टस मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, या मेरे लिए नहीं है, मैं सेल्समैन नहीं हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, ऐसे अगर सवाल करता है तो हमें इस तरीके से आंसर नहीं देना है। तो ऑथर बोलते हैं कि क्या आपके पास समय नहीं है, आप ऐसा जीवन कब तक जीना चाहते हैं। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आपको बदलना ही होगा। आपको यह पढ़कर कैसा महसूस होता है, अगर कोई आपसे यह कहे तो कैसा महसूस होगा, बहुत बुरा है ना। एक बेहतर दृष्टिकोण, व्यक्ति से संबंधित होना और उसकी कहानी बताना।
हमें एक कहानी बता के उन्हें कन्विंस करना है। जब कोई व्यक्ति मुझसे कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो ऑथर बोलते हैं कि मैं जवाब देता हूँ, मेरे पास भी ऐसी ही चुनौती थी। मेरे पास भी बिल का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। अपना एक व्यवसाय शुरू करना है, लेकिन जब मैंने इसके बारे में सोचा, मुझे एहसास हुआ कि बिलों का भुगतान करने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, तब मैं इसे भविष्य में कैसे बदलूंगा। मैं पीछे रहकर थक गया था। मैं हमेशा घबराहट से थक गया था। मैंने जिंदगी में ज्यादा चाहता था, तो आप जानते हैं मैंने क्या किया? मुझे एक रास्ता मिला और यह मेरा अभी तक का सबसे अच्छा निर्णय था। मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, अगर आपको सचमुच महसूस होता होगा कि यह आपके लिए अपने भविष्य को नियंत्रण में लेने का एक मौका है, तो क्या आपको लगता है कि क्या आप इसे करने का रास्ता बना सकते हैं? तो इस तरीके से हमें खुद की स्टोरी उसमें डाल के हमें उन्हें कन्विंस करना है। बहुत बार प्रोस्पेक्टस को नेटवर्क मार्केटिंग पर कम विश्वास होता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप लोगों में से कई लोगों ने ये कॉमन सवाल सुने होंगे। सामान्य आपत्ति श्रेणी में ये है कि क्या ये एमएलएम है? बहुत बार लोग कहते हैं वो चेन चेन मार्केटिंग है क्या? ये चेन सिस्टम वाला है क्या? है क्या ये उन चीजों में से एक है? क्या ये वो पिरामिड योजना है? और वो ऐसा भी बोलते हैं कि मुझे एमएलएम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने दोस्तों को परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अगर ज्वाइन होगा तो मुझे मेरे दोस्तों को फिर यही सब रहना पड़ेगा। तो ये मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। बहुत बार वो हमसे भी सवाल पूछते हैं कि आप कितना कमा रहे हैं इसमें? और ऐसे सवालों की जब शुरुआत होती है कि क्या ये एमएलएम है, क्या ये उन चीजों में से एक है, क्या ये पिरामिड योजना है, तो इसमें कुछ लोग क्या होते हैं, पागल हो जाते हैं जब वो सवाल सुनते हैं। और वह कहते हैं कि पिरामिड योजना, दुनिया के हर कॉर्पोरेट की तरह, सरकार की तरह, सरकार भी पिरामिड योजना है, कॉर्पोरेट सेक्टर पिरामिड योजना है, हर सब पिरामिड में चलता है। ऐसे हम अटपटे आंसर उन्हें जब देते हैं, तो उससे भी प्रोस्पेक्टस हमारा दूर होता है। तो ऐसे पागल होने के बजाय यह महत्वपूर्ण है कि आप समझे यह सवाल कहाँ से आ रहा है। हमें जान लेना है कि यह सवाल कहाँ से आ रहा है। मेरे अनुभव ने मुझे दिखाया है कि वह किसी को जानते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल हुए थे और सफलता नहीं मिली। वो बेस पे ये सवाल आता है, उनका खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता। किसी का सुनते हैं कि एमएलएम में किसी ने तो भी इन्वेस्टमेंट की थी, फिर उसके पैसे नहीं निकले, उसके उत्पाद नहीं गए, और वो आधार पर वो हमें इस तरह के सवाल करते हैं। और इसी भावना से अगर वो सवाल पूछते हैं, तो ऑथर बोलते हैं कि मुझे पता है कि वह किस तरह शामिल हुए। इसलिए मैं कहता हूँ कि रुकिए, एक एक मिनट रुकिए। आपकी कोई कहानी है? क्या हुआ था? क्या आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल हुए थे? ये सवाल हमें उनसे पूछना है। जब भी वो बोलते हैं कि ये क्या ये एमएलएम है, नेटवर्क मार्केटिंग मुझे रुचि नहीं है, तो उन्हें हमें इस तरीके से पूछना है कि क्या फिर वो क्या कहानी बताते हैं, हमें उनसे सुनना है। इसके अंदर उनके पूरे विचार खुल जाएंगे, और उनका जो आक्रामक पना जो होता है, जो आक्रामक जो अटैकिंग मोड में जो होते हैं, तो वो कम हो जाता है। और उनके अनुभव के बारे में हम धीरे धीरे उसे उनसे पूछने लगते हैं। यहाँ पर ऑथर ने हमें एक एग्जाम्पल भी दिया है कि मैं आमंत्रित प्रक्रिया पर आता हूँ। जब प्रोस्पेक्टस कहते हैं कि एक मिनट रुकिए, क्या ये एमएलएम है? हमारा जब डेमो चालू होता है बिजनेस का, तो एकदम से वो हमें रोकते हैं और बोलते हैं कि क्या ये एमएलएम है? तो ऑथर बोलते हैं कि मैं यहाँ पर जवाब देता हूँ कि अच्छा, आपकी कोई काम कहानी है? क्या आपने किसी तरह इसमें कोशिश की थी एमएलएम में? क्या हुआ था? और वो कहते हैं कि हाँ, मैं कुछ साल पहले कंपनी में शामिल हुआ था, कुछ उत्पाद खरीदे थे और मेरे पैसे खराब हो गए। फिर ऑथर पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपकी असफलता का कारण क्या था? क्यों आप फेल्योर हो गए थे उस टाइम? तो वो कहते हैं कि मेरे दोस्त ने मुझे इसमें शामिल किया था। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, मैं सोचता था ज़्यादा लोगों को जॉइन करा लूँगा, लेकिन मैं नहीं करा पाया। मुझे लगता है मेरी दिलचस्पी खत्म हो गई। फिर ऑथर उन्हें पूछते हैं कि आपको क्या लगता है
कि आपने पूरी लगन से मेहनत की थी? तो वो प्रॉस्पेक्टस कहता है कि नहीं, सच में मैंने नहीं की थी। फिर ऑथर पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में खराबी है? तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग में खराबी है? या आप ऐसा सोचते हैं कि शायद आपका समय सही नहीं था उस टाइम? फिर वो प्रॉस्पेक्ट बोलता है कि हाँ, मेरा समय सही नहीं था। तो बहुत बार लोगों की नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में धारणाएं कुछ इस वजह से बदली हुई रहती है। तो उन्हें हमें अवेयर करना है कि उनका फेल्यूर जो हुआ वो नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से नहीं हुआ। जिस तरीके से काम करना चाहिए, जिस तरीके से मेहनत लेनी चाहिए, उस तरीके से उन्होंने नहीं किया, इसीलिए वो फेलियर हुए। ये उन्हें हमें आगाह करना है। और ऑथर बोलते हैं कि मैंने ऐसे हजारों लोगों से बात की और सब कुछ अलग थे, लेकिन अगर आप उनसे कुछ सवाल करते और इस प्रक्रिया के संबंध में काम कायम करते तो आपके पास अच्छा मौका होगा उनकी बंद आंखों को खोलने में मदद करने की। और जो लोग बिना भावनाओं के सवाल करते हैं, मैं आमतौर पर बिना भावनाओं के सवाल होते हैं कुछ, हाँ ये नेटवर्क मार्केटिंग है, तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? मैं दोबारा सवाल करता हूँ और जवाब की प्रतीक्षा करता हूँ। बहुत बार हम डायरेक्ट बोल देते हैं हाँ नेटवर्क मार्केटिंग है ये, आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? और उनकी जवाब की प्रतीक्षा करना है और उनके जवाब के प्रति हम कुछ और सवाल करते हैं और इस तरह के तरीके से हम उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने उत्पाद के और अपने प्लान के बारे में हमें शिक्षित करते हैं। कोई बोलता है कि मैं अपने दोस्तों को परेशान नहीं करना चाहता, ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। फिर मैं अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की कहानी बताकर उन्हें फिर हम क्या करते हैं, ऑथर बोलते हैं कि मैं उन्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अपने दोस्तों को परेशान करेंगे? अगर आप सच में उत्पाद पर विश्वास करते हैं, तो क्या आप अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएंगे? अगर आपका इस उत्पाद पर विश्वास है, तो क्या आप सच में उन्हें नहीं बताएंगे? अगर मैं आपको दिखा सकूं कि हम कैसे यह उत्पाद दूसरों को बताते हैं बिना सेल्समैन दिखे, तो क्या यह आपकी सहायता करेगा? तो इस तरीके से हमें खुद की एक्सपीरियंस उन्हें बताना है। और अंतिम श्रेणी में ऑथर ने यहाँ पर बताया कि आप कितना कमा रहे हैं। ऐसा सवाल बहुत सी बार हमें पूछा जाता है कि आप कितना कमा रहे हैं इसमें। अगर आप पहले से ही पैसा कमा रहे हैं तो यह जवाब देने के लिए अच्छा सवाल है। अगर सपोज मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ, मैं इसमें 1 से 1.5 लाख या 2 लाख रुपए प्रति माह कमा रहा हूँ, तो ये सवाल इसका जवाब देने के लिए अच्छा है। यदि आपने नहीं कमाए हैं, तो आपका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसमें कब शामिल हुए। तो हम उन्हें सच्चाई से हमें काम करना है, हमें बताना है कि मैं अभी इसमें ज्वाइन हुआ हूँ। बिल्कुल अगर आप नए हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैंने अपने करियर की अभी शुरुआत की है। यदि आप कुछ समय से काम कर रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि मेरे पास इतना-इतना पैसा मैंने इससे कमाया है। तब आप उन्हें बता सकते हैं कि आप इसे पार्ट टाइम कर रहे हैं। जैसा कि हम अपना खुद का एक व्यवसाय संभाल कर इस चीज़ को कर रहे हैं, तो ये भी हमें उन्हें बताना है। और इससे लेकर हम अपना भविष्य को कैसा देखते हैं, हमारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है इस बिज़नेस को लेकर, इसके बारे में हमें उत्साहित होकर उन्हें बताना है। और यही अपनी कंपनी का और अपना भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग में निर्धारित करता है। और यह जितनी भी चीजें ऑथर हमें बता रहे हैं, ये सब अभ्यास से आती है। लेकिन अगर आप इस धारणा के साथ गए, आपको यह सरल लगने लगेगा। जो भी धारणाएं ऑथर ने हमें बताई, उसके साथ अगर हम काम करते हैं, तो हमें ये ईजी लगेगा। और अन्य बात जो आपको उत्साहित करनी चाहिए, वो आपके पूरे करियर में आपको यही आपत्तियां मिलेंगी। हर बार अपने पूरे करियर में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हम जिसे बोलते हैं, वही हमें दिखेंगे। अब आप हम में से हर एक ने, अब मैंने भी 100 के ऊपर डेमो दिए हैं, तो उसमें वही सवाल 70 से 80 लोगों ने मुझे वही सवाल रिपीट किए हैं, जिसे हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो उसका आंसर किस तरीके से देना है, यहाँ पर ऑथर ने बताया। और इस ढांचे में हमें अगर हम उन्हें अगर आंसर देते, तो वो अपने प्रोडक्ट के प्रति शिक्षित होते हैं। हमें बस उन्हें अपने प्रोडक्ट के प्रति शिक्षित करना है, उनका ज्ञान बढ़ाना है अपने प्रोडक्ट के प्रति, ताकि उनका डिसीजन लेने में उन्हें आसानी हो। किसी को हमें कुछ भी उल्टा सीधा बोल के हमें प्रोडक्ट नहीं देना है। जो रियलिटी है प्रोडक्ट के बारे में,
वो सब बता के हमें प्रोडक्ट देना है। तो ये जो स्किल था प्रोस्पेक्ट के साथ फॉलोअप करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल, क्योंकि बहुत बार हम डेमो दे देते हैं और 4-4 दिन 8-8 दिन उनसे बात भी नहीं करते, फिर 1 महीने बाद हमें याद आता है और हम उन्हें कुछ वीडियो भेजना शुरू कर देते हैं, तो इससे उनकी रुचि खत्म हो जाती है। तो ये फॉलोअप हमें 5 से 7 दिन के अंदर हमें कंप्लीट करना है, ताकि उनकी रुचि कायम रहे और उन दिनों वो केवल प्रोडक्ट के बारे में सोचते रहे, प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान के बारे में, और उससे उनका नॉलेज हमें बढ़ाना है और उन्हें निर्णय लेने में मदद करनी है प्रोडक्ट के बारे में। इसके बाद जो 5वां स्किल आता है वो है प्रोस्पेक्ट को अपना ग्राहक या डिस्ट्रीब्यूटर बनने में मदद करना। जब प्रोस्पेक्टस निर्णय लेता है ज्वाइन होने का, तो उसे उस निर्णय में डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, अपना ग्राहक बनने के लिए हमें मदद करनी है। तो इस स्किल के बारे में हम अगले सैटरडे डिस्कस करेंगे। तो आज की मीटिंग में आपको क्या क्या लगा? कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ चीजें समझ में नहीं आई होंगी, तो इसके बारे में आप शेयर कर सकते हो। डॉक्टर राजेश वानखड़े सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर थैंक यू आपको ये सेशन लेने के लिए। आज के सेशन में जो सर मैंने सुना है उसमें सबसे पहले कि प्रोस्पेक्ट को जब अपन डेमो देते हैं, जब एनर्जी का जो बिजनेस करते हैं, तो हर एक प्रोस्पेक्ट को मशीन लेने से अलावा सबसे पहला एम ये है कि उसको उनको एजुकेट करना है। यस। यस। और प्रोस्पेक्ट अगर डेमो के दौरान डाउट करता है, तो वो डाउट करने के बाद वो आपत्तिजनक सवाल पूछने के बाद उनके साथ में बहस, या तो फिर उनको कुछ बुरा लगता है या तो फिर उनका वो ईगो हर्ट होता है। ऐसा ऐसा किसी भी एक लफ्ज़ अपने तरफ से नहीं निकालना है, इस बात पर ध्यान देना है। और वो टाइम में अपनी जो खुद की बनाई हुई स्टोरी है एकदम शॉर्ट में ज़्यादा प्रभावशाली, यस। वो वहाँ पे ये करना है, बोलना है। वो स्टोरी बोलने के बाद में उनकी जो बंद आँख है, वो खुली हो जाती है। स्टोरी अगर बनाई है तो ये हिसाब से। और बहुत-बहुत धन्यवाद सर, जैसा ये सेशन लेने के बाद जैसा तुमने बोला है कि जब बहुत सारे लोग जैसा डेमो के दौरान सवाल पूछते हैं, तो सवाल पूछने के बाद में अपन हिचक जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे पास में ऐसे भी बहुत सारे ऐसे अनुभव आए हैं कि 1-2 टाइम में मैं थोड़ा बहुत यानी उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाया था, क्योंकि मैंने स्टोरी नहीं बनाई हुई थी। तो अभी स्टोरी क्यों बनानी है, ये हिसाब से इस सेशन में मुझे वो सीखने को मिला है। और प्रॉस्पेक्ट के प्रति जो पैराडाइम थे कि इसने अगर ये बोला मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं मेरा ये काम नहीं है, मैं सेल्समैन नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। तो ऑथर ने यहाँ पे जो बोला है कि सेम कंडीशन, आप जो आपके मन में जो सवाल आया है, मेरे भी मन में ऐसा आया था, लेकिन स्टोरी बोलने के बाद में ये मुझे चुनौती मिली है, मुझे एक चांस मिला है, तो मैंने स्वीकारने के बाद में ये रिज़ल्ट आपके सामने है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आज के इससे मुझे समझ में आया। थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर राजेश वानखड़े सर। ऑथर ने पहले ही हमें बताया कि हमें पूरी तैयारी के साथ उतरना है, फिर भी कुछ सवाल होते हैं। प्रोस्पेक्टस खुद को स्मार्ट बताने के लिए भी कुछ सवाल आपके ऊपर फेंकता है। तो आपने सही समय से सही पकड़ा इसे कि हमें उत्तेजित नहीं होना है, हमें एंग्री भी नहीं होना है, तो हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, इसके बारे में आपने सही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है। वंदना पिसे मैडम, आपको अनम्यूट किया मैंने। नमस्कार सर। नमस्कार। आज के सेशन से मुझे ये पता चला है कि हमको प्रोस्पेक्ट्स को हमारी खुद की स्टोरियां बतानी है, लेकिन स्टोरी हमारी सच्ची होनी चाहिए। और कोई भी बिजनेस अगर हम सच्चाई की बेस पर शुरू करते हैं, तो हमारा सक्सेस होना उसमें तय है। थैंक यू, थैंक यू। और धन्यवाद। और और प्रोस्पेक्ट्स को हम जब इनवाइट करते हैं,
तो उनका फॉलोअप लेने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। यस, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि फॉलोअप की जो मीटिंग्स होती है हमारी 4 या 6 मीटिंग जो होती है, तो उस मीटिंग्स के बीच में ज्यादा समय हमें गैप नहीं रखना है। कम से कम गैप में 1 वीक के अंदर हमें ये सब करना है। थैंक यू वंदना मैडम। यहाँ पर ज्योति खुनकर मैडम को अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। हाँ सर, मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती आज। ओके। आज का सेशन तो ये जो हमारे जो प्रॉब्लम है ये वहीं पर अटके हैं सब। डेमो तो बहुत हो चुके हैं लेकिन फॉलोअप पे ही सब अटका है। तो ऑथर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया जो फॉलोअप लेने के जो तरीके हैं, जो मीटिंग का जो टाइम है वो टाइम पहले मीटिंग के आखिरी में ही दूसरे मीटिंग का टाइम सेट करो। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, जब हम डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं तो उसमें ही पूछना है कि आपको इसमें से सबसे अच्छा क्या लगा। अगर हम ये पूछते हैं तो ऑथर ये जो हमारा प्रोस्पेक्ट है ये देखने लगता है सचमुच में इसमें अच्छा क्या है, पॉजिटिव मोड में आ जाता है। हाँ, पॉजिटिव मोड में आ जाता है और वो देखता है, वो रिव्यू करता है जो हमने देखा इसमें से अच्छा क्या लगा, वो खुद को पूछता है। तो ये बहुत अच्छा सवाल मुझे लगा। और बाकी भी बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। और फॉलोअप पे ही हम अटके हैं। यहीं पर अटके हैं सब, बराबर है। यहीं पे अटके हैं सब। डेमोन्स्ट्रेशन तो बहुत अच्छा हो डेमो तो जाता बहुत दे है, दिए हमने, लेकिन फॉलोअप में हम फॉलोअप, तभी हम हाँ, फॉलोअप पे फॉलोअप अटके पे हैं। ही हम तो इसी स्किल सभी हम को फॉलोअप डेवलप पे ही करना है। अटके हैं। हाँ, इसी स्किल अगर को डेवलप हम करके हमें फॉलोअप लेना है। फॉलोअप लेना है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा ये सब। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट में लाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका इम्प्लीमेंटेशन मेरे बोलने के लिए बहुत इजी है, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें हाँ, एक्चुअल प्रैक्टिकली इसे करना होता है। तो हाँ, इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली थोड़ा करना हार्ड होता होता है। है। हाँ, सामने वाले को जो हमारा प्रोस्पेक्टस रहता है इसको हर्ट भी नहीं होना चाहिए। अगर हमने ज्यादा कॉल किए तो सामने वाले को इरिटेट होते हैं ना, इसीलिए तो ऑथर ने उनके उनके टाइम के तरीके हिसाब से बताए ही। हाँ, 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 कि आपका आंसर कैसा होता है रेगुलरली और कैसा होना चाहिए। हाँ, ये दोनों हाँ, एग्जांपल हाँ, ऑथर ने हमें हाँ, यहाँ पर दिए। और हाँ सर, हमने अभी इतने डेमो दिए, तो जो पहले 20-25 डेमो में जितने भी सवाल थे वही सवाल हमें बाद में बार बार आते हैं। अब हम और बार बार आते 200 हैं। डेमो देंगे, 400 देंगे, तो वही सवाल हमें आएंगे। तो हाँ अब सर, ये हमें तो सही है। हाँ, तो अब हमें इन सब सवालों के लिए प्रिपेयर रहना है। और जिस तरीके से ऑथर ने प्रमोट किया है, जिस तरीके से ऑथर ने सजेस्ट किया है, उस तरीके से हमें उन सवालों के हाँ, आंसर देने। और ऑथर ने ये भी बताया कि आपको इसमें हाँ, सबसे हाँ, ज्यादा अच्छा क्या लगा। हाँ, अगर हाँ, वो हाँ, प्रोडक्ट के बारे में बोलता है तो हमें अगला हमारा सवाल प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। हाँ सर, बराबर है। अगर वो फाइनेंशियल हाँ, फ्रीडम या बिजनेस के हाँ, बारे में बोलता है तो अगला सवाल हमारा बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। तो हाँ, बराबर वो है। कन्वर्सेशन आगे कैसा बढ़ता है, तो उसके बारे में भी हाँ। ऑथर ने हमें यहाँ पर सजेस्ट किया है। और हम हमेशा क्या सोचते हैं, ऑथर ने बोला कि अगली मीटिंग फिक्स करो। हम मीटिंग फिक्स तो करते हैं लेकिन फोन कॉल लगाने के लिए हिचकिचाते हैं, ये होता है हमारे साथ। तो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अभी। हम सामने वाले के टाइम लेंगे और देखेंगे उनको क्या टाइम खाली है और उसी टाइम पे हम फोन कॉल करेंगे। बराबर, क्योंकि ऑथर ने हमें पहले ही हाँ, बताया कि फॉलोअप मतलब आप वो कर रहे हो जो आपने कहा था कि आप करोगे। हमने कहा था कि मैं मैं इस तो कॉल करूंगा, ये पहला मेरे ही। साथ सर यही होता है। मैं अच्छा, हिचकिचाती हूँ, मुझे लगता है सामने वाला इरिटेट नहीं होना चाहिए हमारे फोन कॉल से। नहीं तो इसके लिए हमें समय की प्रतिबद्धता पहले ही ले लेनी है ना। ऑथर ने हाँ, हमें हाँ, बताया कि हाँ, पहले हाँ, कि मैं आपको कब कब कॉल करूं। हाँ, 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 तो ये अपॉइंटमेंट एक्चुअली हमें प्रॉस्पेक्ट देता है। हाँ सर, हाँ सर, सही बात है। तो इस तरीके से अगर हम हाँ, काम करते हैं
तो हाँ, हमें अपने प्रोस्पेक्ट को कन्विंस करना बहुत ही आसान हो जाता है और प्रोस्पेक्ट पूरे नॉलेज के साथ अपने साथ जुड़ जाता है। ये सवाल बहुत अच्छे लगे सर, इसमें सवाल जो ऑथर ने पूछने को बोले ना, वो बहुत अच्छे लगे। एक क्वेश्चन इससे आंसर प्रोस्पेक्टर, हाँ, तो यही ये सब बहुत मेन अच्छा चीज लगा। यही है। हाँ और हाँ सर, अब यहाँ से हमारे परफॉर्मेंस में भी फर्क आ जाएगा। हाँ सर, हाँ सर, बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। थैंक यू ज्योति और मैडम। आपका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा था, और जो एग्जाम्पल दिए आपने हर जगह पे, वो भी बहुत परफेक्ट वहाँ पे मैच हो गए। थैंक यू सर। एक्चुअल प्रैक्टिकली सब ये करके हमें इसे और बार बार ये चीज हाँ करके हमें इसमें एक्सपर्ट होना है। हाँ सर, हाँ सर, सही बात है। यस, हाँ सर, थैंक यू। थैंक यू। तो अभी तो किसी का हैंड रेज नहीं है, कोई अगर शेयरिंग करना चाहता है तो चलो मैं समझ। एडवोकेट चांदनी लोधी मैडम का हैंड रेज है, आपको अनम्यूट किया मैंने। नमस्ते सर। नमस्ते। आज का जो सर सेशन हुआ प्रोस्पेक्ट के साथ में हमें किस तरह से फॉलो अप करना है, वो आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया और हमें समझ में भी आ गया। मतलब कि हमको जो प्रोस्पेक्टर के साथ में जो बात करनी है, वो हमें हमारे टाइम के अंदर उनको अच्छे से समझाना है। और जब हम प्रोस्पेक्टर के साथ में हम बात करते हैं तो हमको मतलब हमको गुस्सा नहीं करना है, हमारी नाराजगी नहीं दिखाना है, और अपना जो कहना है, जो अपनी कहानी है, उनको अच्छी तरह से समझा के बोलना है। ये हमें आज बात समझ में आई और बहुत ही अच्छे से बढ़िया सेशन हो गया सर। जो हमें प्रोस्पेक्टर के साथ में जो मीटिंग लेनी है, वो मीटिंग हमें 4 से 6 के अंदर ही लेनी है, और उतने यस, मीटिंग के अंदर ही हमें उनको इस तरह से अपनी कहानी समझा के बतानी है, और हमारा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हमें अच्छी तरह से प्रदर्शन करके उनको बताना है। ये बात समझ में आई सर। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू मैडम। चलो अभी अगले सैटरडे को हम अगला स्किल नंबर 5 उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। प्रोस्पेक्ट को अपना ग्राहक या डिस्ट्रीब्यूटर बनने में मदद करना, इसके बारे में हम अगले सैटरडे की चैट में। तो अगला सैटरडे का चैट जो होगा, मेरा लैंडमार्क का सेशन है 20, 21 और 22, तो उसकी वजह से शायद उसको हम थोड़ा पोस्टपोन करेंगे। तो वो सैटरडे को मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि लैंडमार्क का जो सेशन होता है तो 9 से रात को 11 बजे तक के होता है, और ये मुझे कंटिन्यूअसली 3 दिन करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि उस दिन के हमारा जो सेशन है उसे हम थोड़ा पोस्टपोन करके हम सबके कन्वीनियंट से एक आधे दिन बीच में रख लेंगे। तो ये भी आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, और आप सभी यहाँ पर आए, इसमें अपनी मीटिंग में ज्वाइन हुए, और इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम जो जानकारी ले रहे हैं उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये भी हमें संकल्प करना है, और इसी बेसिस पे हमें आगे काम करते रहना है। यही मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूँ, और आज की मीटिंग यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, गुड नाइट।